दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सम्राट एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में आप लोगों को बीएससी एग्रीकल्चर 5th सेमेस्टर के एक विषय डिजीज ऑफ फील्ड एंड हार्टिकल्चर क्रॉप एंड देयर मैनेजमेंट फर्स्ट एजी 506 का 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इससे बाहर शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, एक बार फिर से सुन लीजिए आप लोग। इससे बाहर जो शॉर्ट क्वेश्चन आने वाला है आप लोग एग्जाम में नहीं आएगा। तो आप लोग यदि ये वाला वीडियो देख लेंगे तो आप लोगों का 10 नंबर एकदम क्लियर हो जाएगा। 10 नंबर का इससे बाहर से नहीं आएगा। तो आप लोग वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। इस वीडियो पे 40 लाइक कर दीजिएगा, इसके बाद अगला वीडियो आप लोगों को मिल जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले पहला क्वेश्चन, तो पहला क्वेश्चन है सर्वांग फफूंदनाशी क्या होता है या सिस्टेमिक फंगिसाइड क्या होता है। ठीक है, सिस्टेमिक फंगिसाइड क्या होता है तो देखिए समझिएगा। जैसे एक मान लीजिए पौधा है, ठीक है, यह क्या है, एक पौधा है। यदि इस पौधे के जड़ में यह जो सिस्टेमेटिक फंगिसाइड होता है, इस पौधे के यदि जड़ में मिल जाएगा तो यह पौधा जड़ से फैलकर पूरे पौधे तक पहुंचा देगा, किसको, उस फंगिसाइड को। तो उसको बोलते हैं सर्वांग फंगिसाइड। मतलब पौधे के एक भाग पर या जड़ में या किसी पत्ती के पे लग जाने पर, पत्ती पे मिल जाने पर पौधे के संपूर्ण भाग में पहुंचा देता है, उसको बोलते हैं सिस्टेमिक फंगिसाइड। क्या बोलते हैं? सिस्टेमिक फंगिसाइड। तो देखिएगा, ये वे फफूंदनाशी होते हैं या वे कवकनाशी होते हैं जो पौधों की जड़ों या पत्तियों से अवशोषित होकर पूरे पौधे पर फैल जाते हैं या फफूंद जनित रोगों से पौधे की आंतरिक सुरक्षा करते हैं। याद रखिएगा, जो फफूंद जनित रोग होते हैं, जो फफूंद से लगने वाले रोग होते हैं, उन रोगों में यह जो सिस्टेमिक फंगिसाइड होते हैं वह पौधे की सुरक्षा करते हैं। इनके दो मैंने उदाहरण भी लिए, एक हो गया कार्बेंडाजिम, एक हो गया हेक्सोकोनाजोल। ठीक है, हेक्सोकोनाजोल, कार्बेंडाजिम, हेक्सोकोनाजोल इसका एक उदाहरण है। तो सर्वांग फफूंदनाशी क्या हो गया? वे फफूंदनाशी या वे कवकनाशी जो पौधे की जड़ों या पत्तियों से अवशोषित होकर, मतलब या तो पौधे की पत्ती अवशोषित करेगी या तो जड़ अवशोषित करेगा, अवशोषित होकर पूरे पौधे पर फैल जाते हैं। ठीक है, यह पूरे पौधे पर फैल जाते हैं, उसको बोलते हैं सर्वांग फफूंदनाशी। यह फफूंद जनित रोगों से पौधे की आंतरिक सुरक्षा करता है, जिसके दो उदाहरण है कार्बेंडाजिम और हेक्सोकोनाजोल। आगे देखते हैं, अगला है ब्लाइट। तो ब्लाइट क्या होता है? ब्लाइट क्या होता है? तो ब्लाइट क्या है? तो यह पौधे की एक बीमारी है। क्या है? पौधे की एक बीमारी है, डिजीज है, जो पत्तियों, तनों और फल फूल को प्रभावित करता है। ब्लाइट क्या है? ब्लाइट पौधे की एक बीमारी होता है जो पत्तियों और फल फूल को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर कवक, बैक्टीरिया या वायरस के कारण होता है। ब्लाइट डिजीज जो होता है आमतौर पर कवक, बैक्टीरिया, वायरस के द्वारा होता है। यदि कवक के द्वारा हो रहा है तो आप लोग लैंड क्वेश्चन में यदि इसके मैनेजमेंट के बारे में पूछा, नियंत्रण के बारे में पूछा, तो आप लोग वहां पर कार्बेंडाजिम या कोनाजोल को यूज कर सकते हैं, जो कि भी मैंने इसके पहले एग्जांपल दिया था। तो देखिए, मैं आप लोगों को इस बार यह जो सब्जेक्ट है मैं पूरे दावे के साथ बोलता हूँ आप लोगों को बहुत ही अच्छा जाएगा। यदि मैं जितना बताऊंगा उतना पढ़ लेंगे तो मैं आप लोगों को देखिए बता दूंगा। जो कवक जनित रोग है उसको मैं अलग से बताऊंगा कि ये कवक जनित रोग है, इसके मैनेजमेंट के लिए आपको इस रसायन का यूज करना है। वायरस जनित जो रोग है उसको वायरस का के लिए जो रसायन आता है उसको मैं बता दूंगा। ठीक है, और जो बैक्टीरिया से होने वाला रोग है मैं उसे अलग बताऊंगा। इसलिए आप लोग वीडियो को जो भी मैं बताऊंगा पूरा देखिएगा। 40 लाइक इस वीडियो पे करिएगा, उसके बाद ही अगला वीडियो आएगा। और ऐसा नहीं कि आप लोग सोच रहे हैं कि बहुत दिन बचा है, बहुत दिन नहीं है, बहुत कम दिन है। इसके बाद इसी दिन के अंदर जो आपकी छुट्टी है, इसी छुट्टी में हम लोगों को एजी 507 को भी कवर करना है, क्योंकि इससे ज्यादा हार्ड एजी 507 है, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं ब्लाइट क्या है। तो ब्लाइट पौधे की एक बीमारी है। क्या है ब्लाइट? पौधे की एक बीमारी है जो पत्तियों और तनों और फल फूल को प्रभावित करता है। यह आमतौर पर कवक, बैक्टीरिया, वायरस के कारण होता है। आगे रोग। तो रोग क्या होता है? रोग एक हानिकारक कुक्रियात्मक प्रक्रम है जो लगातार हो रहे उत्तेजना के कारण उत्पन्न होता है। उत्तेजना का मतलब जैसे मान लीजिए मनुष्य समझिएगा, पौधा समझिएगा। पौधा देखेंगे, पौधे में यदि रोग लगने वाला रहेगा तो वह अलग अलग लक्षण दिखाएगा। ठीक है, मतलब पहले से उसके अंदर उत्तेजना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो रोग एक हानिकारक, जैसे आपको बुखार होने वाला है, ठीक है, बुखार होने वाला है तो क्या होगा कि आपके अंदर सुस्तपना आ जाएगी। ठीक है, सुस्तीपना आ जाएगी और भूख नहीं लगेगी, ऐसी बहुत सारी समस्याएं आ जाएंगी या उत्तेजना आ जाएगी। इसके कारण क्या होता है कि कुछ असमानता आ जाएगी, तो इसी को बोलते हैं रोग। ऐसे पौधे में भी होता है। तो रोग एक हानिकारक क्रियात्मक प्रक्रम है जो लगातार हो रहे उत्तेजना के कारण उत्पन्न होता है, जिससे पौधे में कुछ असामान्यताएं आ जाती है। या पौधे में जब रोग लग जाता है तो पौधे में कुछ असमानताएं आती है, तो पौधा सूखने लगता है या अधिक वृद्धि कर लेता है या बढ़ जाता है या टूट जाता है। कुछ कुछ असमानता आ जाएगी पौधे के अंदर। ठीक है, जैसे मनुष्य के अंदर कोई तभी मनुष्य का जब रोगी हो जाता है, मनुष्य के अंदर कोई रोग हो जाता है तो मनुष्य जो होता है उसका चेहरा मतलब देखने में ही लगता है कि हाँ इसको कुछ हुआ है भाई,
और भूख नहीं लगता है, प्यास नहीं लगता है, मतलब ऐसे पौधे में भी होता है। कुछ उत्तेजना के कारण रोग उत्पन्न होगा और उससे कुछ असमानता आ जाएगी। आगे है समपार्श्विक परपोषी क्या होता है या कोलेटरल होस्ट क्या होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है कोलेटरल होस्ट। कोलेटरल होस्ट क्या होता है, जैसे आप लोग समझिएगा, कोलेटरल होस्ट वह होस्ट होता है जो कि प्राथमिक होस्ट नहीं होता है। प्राथमिक होस्ट वह होस्ट होता है जिसमें कोई रोग होता है जो पहली बार लगता है, ठीक है, पहली बार रोग लगता है तो क्या हो गया, प्राथमिक होस्ट हो गया। लेकिन वह रोग जब लग गया, वो पौधा खत्म हो गया, वह फसल खत्म हो गई, उसके बाद वो किसी दूसरे फसल में चला जाता है, उसको बोलते हैं क्या, उसको बोलते हैं सेकेंडरी सॉरी उसको बोलते हैं कोलेटरल होस्ट। और ये जो कोलेटरल होस्ट होता है, इसमें जो रोग होता है वह बहुत कम प्रभाव दिखाता है। तो चलिए देखते हैं क्या होता है कोलेटरल होस्ट। तो कोलेटरल होस्ट पौधे की एक ऐसी किस्म को कहते हैं जो किसी फसल के रोगजनक मतलब पैथोजन को जीवित रहने और पनपने का माध्यम प्रदान करता है। कोलेटरल होस्ट पौधे की ऐसी किस्म को कहते हैं जो किसी फसल के रोगजनक को जीवित रहने और पनपने का माध्यम प्रदान करता है। कोई पौधा है, उसका जो पैथोजन है उसको जीवित रहने और पनपने के लिए माध्यम प्रदान करेगा। अभी मैं एग्जांपल समझाऊंगा, आप लोग समझ में आ जाएगा, प्रदान करता है, ठीक है। यह प्राइमरी होस्ट की तरह ये रोगजनक के जीवन चक्र को पूरा करने में सहायता करता है। जैसे प्राइमरी होस्ट होता है उसके अंदर रोग अपना रहकर जीवन चक्र पूरा करता है, वैसे ही यह कोलेटरल होस्ट में रहकर भी अपना जीवन चक्र पूरा करता है। लेकिन कोलेटरल होस्ट के ऊपर ये अपना प्रभाव पूरी तरह से नहीं दिखा पाता, कोलेटरल होस्ट को ये पूरी तरह से प्रभावित नहीं कर पाता, ठीक है। तो यह प्राइमरी होस्ट की तरह ही रोगजनक के जीवन चक्र को पूरा करने में सहायता करता है। हालांकि ये स्वयं गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होता है, स्वयं यह गंभीर रूप से प्रभावित नहीं होता है। कौन? कोलेटरल होस्ट। जैसे एग्जांपल मैंने लिया है आलू और टमाटर का लेट ब्लाइट रोग। आलू में भी एक लेट ब्लाइट रोग लगता है, टमाटर भी लेट ब्लाइट रोग लगता है। तो जो कोलेटरल होस्ट होता है, सबसे पहले देखिए क्या होता है कि जो रोग आता है वह कहाँ पर आता है, आलू पर आता है, ठीक। आलू क्या हो गया, प्राइमरी होस्ट हो गया। लेकिन जब आलू की फसल खत्म हो जाती है, मतलब पूरी तरह से हो जाती है, उसके बाद ये कहाँ पर चला जाता है, टमाटर पर चला जाता है। तो प्राइमरी होस्ट हो गया इसका आलू और कोलेटरल होस्ट हो गया क्या, टमाटर। तो इसी को बोलते हैं कोलेटरल होस्ट। क्या होता है, कोलेटरल होस्ट। उम्मीद करते हैं कोलेटरल होस्ट समझ में आया होगा, अच्छे से समझें। चलिए देखते हैं अब अगला क्वेश्चन, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सभी क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, ठीक है। देखिए पूरा क्वेश्चन देखिएगा, ऐसा नहीं कि बीच में से देख के आप चले गए, शुरू का देख के चले गए, तभी देखिए पूरा क्वेश्चन देखेंगे तभी मैं गारंटी ले लूंगा कि आप लोग का एग्जाम इससे बाहर नहीं आएगा। तो पूरा क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग, बहुत ज्यादा नहीं, 20 क्वेश्चन है, 10-15 मिनट में हो सकता है खत्म हो जाए। तो अगला है नेक्रोसिस। नेक्रोसिस को बोला था ऊतक क्षय। जैसा कि नाम से ही पता चल जा रहा है कि इसमें ऊतक का क्षय होगा, ऊतक को कुछ नुकसान होगा, ठीक है। तो यही होता है नेक्रोसिस। क्या होता है कि जीवित ऊतकों की मृत्यु को दर्शाता है, ठीक है। नेक्रोसिस जो होता है ऊतक की मृत्यु को दर्शाता है, जीवित ऊतक जो होते हैं उनकी मृत्यु को दर्शाता है। यह चोट लगने से, कहीं पर देखिए आपको जब चोट लग जाएगी, ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, फट जाता है, फटता है तो वहां के जो ऊतक होते हैं वो मर जाते हैं, तो उसी को बोलते हैं ऊतक क्षय। कोई पौधा है, पौधे के ऊपर आप चोट मार देंगे, वहां से पौधे का जो जो पार्ट है वह फट जाएगा, हट जाएगा, तो वहां पे क्या हो जा रहा है, उसका जो ऊतक उसकी क्षय हो जा रही है, उसका नुकसान हो जा रहा है, उसी को बोलते हैं ऊतक क्षय। यह चोट लगने से होता है, कटने से होता है, जलने से होता है, संक्रमण से होता है, ठीक है। ऑक्सीजन की कमी से भी हो जाता है नेक्रोसिस। तो नेक्रोसिस क्या है, ऊतक के क्षय, जीवित ऊतक के मृत्यु को दर्शाने की प्रक्रिया को ही नेक्रोसिस या ऊतक क्षय बोला जाता है। आगे पैथोजन। तो पैथोजन क्या होता है, तो पैथोजन को रोगजनक बोला जाता है, मतलब कोई भी रोग जिसके कारण होता है उसको बोलते हैं पैथोजन, ठीक है। जैसे जैसे कोई भी रोग हो गया जिसके कारण हो रहा है, वो उसका क्या हो गया, पैथोजन हो गया, ठीक है। जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट है धान का, उसमें बैक्टीरियल ब्लाइट रोग किसके कारण हो रहा है, बैक्टीरिया का हो रहा है, बैक्टीरिया का हो रहा है ना, तो बैक्टीरिया क्या हो गया, इसका पैथोजन हो गया। तो कोई भी रोग जिसके कारण होता है उसका पैथोजन होता है। जैसे समझिएगा, रोगजनक वे जीव जैसे कि बैक्टीरिया, वायरस, कवक, प्रोटोजोआ परजीवी होते हैं जो रोग पैदा करते हैं, मतलब जो किसी के अंदर रोग को पैदा करते हैं उसको बोलते हैं पैथोजन। आगे हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी क्या होता है, याद रखिएगा, हाइपरट्रॉफी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेसिया। हाइपरट्रॉफी क्या होता है, तो हाइपरट्रॉफी एक ऐसी स्थिति होती है जिसमें किसी अंग या ऊतक की जो कोशिकाएं होती हैं, ठीक है, ऊतक की जो कोशिकाएं होती है वह बढ़ जाती हैं, ठीक है, बड़ी हो जाती हैं, जिसके कारण अंग या ऊतक का आकार और आयतन भी बढ़ जाता है। इसके कारण क्या होता है, अंग या ऊतक का आकार और आयतन भी बढ़ जाता है। यह हाइपरप्लेसिया से अलग होता है। देखिए हाइपरट्रॉफी में क्या होता है कि ऊतक जो होती है उसकी कोशिकाएं बड़ी होती है, लेकिन हाइपरप्लेसिया में क्या होता है कि ऊतक की संख्या बढ़ती है, ठीक है,
ऊतक की मात्रा में जब वृद्धि होगी तो उसको बोलेंगे हाइपरप्लेसिया। ऊतक के संरचना में जब वृद्धि होगी तो उसको बोलेंगे हाइपरट्रॉफी। ठीक है, हाइपरट्रॉफी हाइपरप्लेसिया समझ में आया। हाइपरट्रॉफी वो अवस्था होती है जिसमें ऊतक की संरचना बढ़ जाती है, आकार बढ़ जाता है, आयतन बढ़ जाता है। लेकिन हाइपरप्लेसिया वह अवस्था होती है जिसमें ऊतक की संख्या बढ़ जाती है। तो समझ में आना चाहिए, एक एक पॉइंट जो मैं बता रहा हूँ छोटा छोटा है, समझ में आ रहा होगा आप लोगों को, वैसे बहुत समझदार हैं आप लोग, हमको पता ही है। चलिए देखते हैं अगला, इनाकुलम क्या होता है। ठीक है, इनाकुलम क्या होता है, तो कोई भी रोग के पहली अवस्था को इनाकुलम बोला जाता है। ठीक है, कोई रोग है जब वह पहली अवस्था में अंदर प्रवेश करता है या रोग के प्रवेश की अवस्था को इनाकुलम बोल सकते हैं। ठीक है, रोग की पहली अवस्था को इनाकुलम बोल सकते हैं। संक्रमण के लिए जिम्मेदार रोगजनक के भाग को इनाकुलम बोला जाता है। जो संक्रमण के लिए जिम्मेदार रोगजनक का भाग होता है, जैसे बैक्टीरिया है, ठीक है, जिसके माध्यम से बैक्टीरिया अंदर जा रहा है वो उसका क्या हो गया, इनाकुलम हो गया। मतलब संक्रमण के लिए जिम्मेदार रोगजनक के भाग को इनाकुलम बोला जाता है। आगे रोग लक्षण, तो रोग लक्षण क्या होता है, तो पौधों में बाह्य एवं आंतरिक प्रतिक्रियाओं या परिवर्तन को रोग लक्षण कहते हैं। रोग के फलस्वरूप यदि किसी में रोग लग जाता है, ठीक है, उसके लगने के बाद उसकी आंतरिक और बाहरी प्रतिक्रियाओं में जो परिवर्तन होता है उसी को रोग लक्षण बोलते हैं। उसी क्या बोलते हैं, रोग लक्षण बोलते हैं। मतलब आंतरिक और बाहरी प्रतिक्रियाओं को रोग लक्षण बोला जाता है। आगे स्मट, तो यह एक प्रकार का फफूंद जनित रोग है। स्मट क्या है, एक प्रकार का फफूंद जनित रोग है जो अनाजों और फलों की कई फसलों को संक्रमित करता है। यह बीजाणुओं द्वारा फैलता है। देखिए जो छोटा छोटा स्मट हो गया, बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, खैरा हो गया, इन सभी के बारे में एक एक नंबर पूछ सकता है, तो आप लोग जानते रहिएगा। ऐसा नहीं कि मैं सबके बारे में बताता चलूं, इसलिए मैं 2-3 पॉइंट बता दिया। स्मट को मैंने बता दिया, मैंने आश्रूम ब्लास्ट को बता दिया, सॉरी ब्लाइट को बता दिया, अभी मैं ब्लास्ट को भी बता दूंगा। तो स्मट एक प्रकार का फफूंद जनित रोग होता है जो अनाज और फलों की कई फसलों को संक्रमित करता है। यह बीजाणु द्वारा फैलता है। तो देखिए यह जो फफूंद जनित रोग है इसके नियंत्रण के लिए हम लोग कार्बेंडाजिम हेक्साकोनाल का भी यूज कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आप लोग शुरू में बताया था कि जो कवक जनित रोग वहाँ पे इन दोनों रसायन का यूज कर सकते हैं। आगे है बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब देखिए जो भी तक मैंने बताया वो समझ लीजिए कि उसकी आने की एग्जाम में 40% चांस है, लेकिन यह जो मैं अब बता रहा हूँ, अब से बताऊंगा, इसके एग्जाम में आने के 80% चांस है। ठीक है, 80% चांस है इसके एग्जाम में आने के। तो आप लोग पूरा देखिएगा, वीडियो देखिए भैया। इसीलिए मैं इसको लास्ट में बताया, क्योंकि आप लोग आधा से वीडियो देख के चले जाते हैं, फिर बाद में बोलते हैं सर आपने जो बताया था आया नहीं, तो बाद में मुझे भी दिक्कत होती है वीडियो बनाने में। तो चलिए देखते हैं, पहला है एग्रीमाइसिन क्या है। ठीक है, एग्रीमाइसिन क्या है, तो एग्रीमाइसिन क्या होता है, एग्रीमाइसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है। क्या होता है, एक प्रकार का एंटीबायोटिक होता है जो कृत्रिम रूप से सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों जैसे बैक्टीरिया, कवक आदि द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, एग्रीमाइसिन एक प्रकार का एंटीबायोटिक है, या यह एक प्रकार का एंटीबायोटिक है। एंटीबायोटिक कृत्रिम रूप से सूक्ष्म जीवों की विभिन्न प्रजातियों से, देखिए कृत्रिम रूप से, नेचुरल मेथड से नहीं, कृत्रिम रूप से सूक्ष्म जीवों की जो विभिन्न प्रजातियां होती है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, कवक हो गया, उनके द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ होता है जो अन्य सूक्ष्म की विकास को रोकता है। ठीक है, जो अन्य सूक्ष्म जीवों की विकास को रोकता है। एग्रीमाइसिन का उपयोग बैक्टीरियल डिजीज के लिए किया जाता है। जो बैक्टीरिया से होने वाला डिजीज है, जैसे बैक्टीरियल ब्लाइट हो गया, इस प्रकार की जो डिजीज है उनके नियंत्रण के लिए एग्रीमाइसिन का यूज किया जाता है। धान में लगने वाले जीवाणु, झुलसा रोग आदि के रोकथाम के लिए एग्रीमाइसिन का उपयोग किया जाता है, जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया। तो धान में लगने वाले जो जीवाणु, झुलसा रोग है उसके लिए इसका यूज किया जाता है। तो एग्रीमाइसिन का था, आपको समझ में आ गया। ये एक प्रकार के एंटीबायोटिक होता है जो कहाँ से प्राप्त किया जाता है, जो कृत्रिम रूप से बैक्टीरिया, कवक आदि द्वारा उत्पादित रासायनिक पदार्थ होता है। ठीक है, इन मतलब बैक्टीरिया के द्वारा, कवक आदि के द्वारा कृत्रिम रूप से निकाला जाने वाला एक प्रकार का रासायनिक पदार्थ होता है जो अन्य सूक्ष्म जीवों के विकास को रोक देता है। एग्रीमाइसिन का प्रयोग बैक्टीरियल डिजीज के लिए किया जाता है, जो बैक्टीरिया से होने वाले डिजीज होते हैं इनके लिए किया जाता है। आगे ब्लास्ट डिजीज क्या है, ब्लास्ट डिजीज क्या है, ठीक है, तो यह धान का एक महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रकोप विश्व के लगभग 80 से अधिक धान उगाने वाले देशों में देखा गया। ठीक है, ब्लास्ट क्या है, ब्लास्ट एक महत्वपूर्ण रोग है। ब्लास्ट क्या है, ब्लास्ट एक महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रकोप विश्व के लगभग 80 से अधिक धान उगाने वाले देशों में देखा गया है। यह मैग्नोपोर्थ ओरिजा नामक फंगस के कारण होता है। यह मैग्नोपोर्थ ओरिजा नामक फंगस के कारण होता है। आप लोग ब्लास्ट डिजीज का डिजीज साइकिल जरूर पढ़ लीजिएगा, एक नंबर में आएगा। ब्लास्ट डिजीज का डिजीज साइकिल एक नंबर में आएगा, आप लोग पढ़ लीजिएगा। ब्लास्ट डिजीज क्या है, तो यह धान का एक महत्वपूर्ण रोग है जिसका प्रकोप विश्व के लगभग 80 से अधिक देशों, धान उगाने वाले देशों में पाया जाता है। यह रोग मैग्नोपोर्थ ओरिजा नामक फंगस के कारण होता है। आगे क्रॉप रोटेशन क्या होता है, देखिए एक क्रॉप रोटेशन आप लोग पढ़े एग्रोनॉमी में,
वह क्रॉप रोटेशन की बात अलग है, लेकिन यह जो क्रॉप रोटेशन है, इस क्रॉप रोटेशन की बात अलग है। उसमें क्या कहता था कि एक के बाद एक फसल को निरंतर क्रम से उगाया जाता है, लेकिन इसमें क्या कहता है, परपोषी फसल के बाद अपरपोषी फसल की बुआई किया जाता है। ठीक है, परपोषी फसल के बाद अपरपोषी फसल की बुआई किया जाता है। तो क्रॉप रोटेशन क्या होता है, क्रॉप रोटेशन परपोषी फसल के बाद अपरपोषी फसल को बोना, जिसमें रोगजनक के निवेश द्रव्य में वृद्धि न हो पाए, तो उसे फसल चक्र कहते हैं। ठीक है, परपोषी फसल के बाद अपरपोषी फसल बोने की प्रक्रिया जिससे रोगजनक के निवेश द्रव्य में वृद्धि न हो पाए, उसे ही बोलते हैं फसल चक्र। निवेश द्रव्य को इनॉकुलेशन बोला जाता है, जो कि मैंने पहले ही बता दिया है। तो क्रॉप रोटेशन इसका समझिएगा, परपोषी फसल के बाद अपरपोषी फसल बोने की प्रक्रिया को ही क्रॉप रोटेशन कहते हैं। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जो रोगजनक है, जो पैथोजन है, उसके निवेश द्रव्य में वृद्धि न हो पाए। ठीक है, आगे ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है ट्राइकोडर्मा भी भैया। तो ट्राइकोडर्मा क्या होता है, ट्राइकोडर्मा एक कवक होता है। क्या होता है, एक कवक होता है जो कि बायो एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा एक कवक होता है जो बायो एजेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। इसे सीड ट्रीटमेंट और छिड़काव के लिए भी प्रयोग किया जाता है। ट्राइकोडर्मा को सीड ट्रीटमेंट के साथ साथ छिड़काव के लिए भी यूज किया जाता है। यह रोग पैदा करने वाले फफूंदों के शरीर में चिपक कर उनमें उनके शरीर को गलाकर अंदर का सारा जैव पदार्थ प्रयोग कर लेता है। ठीक है, बहुत खतरनाक होता है ट्राइकोडर्मा। ट्राइकोडर्मा जो होता है क्या करता है कि जो विभिन्न प्रकार के फफूंद होते हैं उनके शरीर में चिपक जाता है और चिपक कर उनके शरीर को गला देता है और अंदर का जो सारा जैव पदार्थ होता है उसको प्रयोग कर लेता है, जिससे वे नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही पौधे की जड़ों में नुकसान पहुंचाने वाले निमेटोड की संख्या को भी नष्ट कर देता है। ठीक है, जो ट्राइकोडर्मा होता है यह क्या करता है कि पौधे की जड़ों में जो नुकसान पहुंचाने वाले निमेटोड होते हैं उनकी संख्या को भी नष्ट करता है। तो ट्राइकोडर्मा समझ में आया ना क्या होता है। ट्राइकोडर्मा एक प्रकार का कवक होता है जो बायो एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, बायो एजेंट के रूप में कार्य करता है, जो सीड ट्रीटमेंट के साथ साथ छिड़काव के लिए भी यूज किया जाता है। यह रोग पैदा करने वाले फफूंद के शरीर में चिपक कर उनके शरीर को गला देता है और अंदर का सारा जैव पदार्थ प्रयोग कर लेता है, जिससे वे नष्ट हो जाते हैं। इसके साथ ही पौधे की जड़ों में नुकसान पहुंचाने वाले निमेटोड की संख्या को भी नष्ट कर देता है। तो यह था ट्राइकोडर्मा। उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को सब क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ। यह जो मैं अभी क्वेश्चन बता रहा हूँ ना, इसको मैंने पहले भी बताया हुआ है, आप लोग में से शायद कुछ लोग देखे भी होंगे, लेकिन मैं फिर दोबारा इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब नया क्वेश्चन तो मैं बताऊंगा नहीं, जो इंपॉर्टेंट वही बताऊंगा ना भैया। तो आगे बेमेसिया टेबेसाई क्या है, आप लोगों ने एजी 503 में पढ़ा है इसके बारे में, बेमेसिया टेबेसाई के बारे में। सफेद मक्खी बोला जाता है इसको, क्या बोला जाता है, सफेद मक्खी बोला जाता है। गन्ने का एक मुख्य कीट है यह बेमेसिया टेबेसाई। ठीक है, तो इसको व्हाइट फ्लाई के नाम से जाना जाता है, सफेद मक्खी के नाम से जाना जाता है। इस सामान्य भाषा में व्हाइट फ्लाई के नाम से इसको जाना जाता है, जो विषाणु रोगों में वाहक का कार्य करते हैं। जो विषाणु वाले रोग होते हैं, विषाणु जनित रोग होते हैं, मतलब विषाणु से फैलने वाले रोग होते हैं, उनमें वेक्टर का काम करता है, वाहक का काम करता है। कौन, बेमेसिया टेबेसाई। मतलब एक यहाँ पर विषाणु वाला पौधा है, ठीक है, मतलब एक पौधा, इसमें विषाणु जनित रोग लगा है। यहाँ पर उससे 2 किलोमीटर दूर पर भी कुछ पौधे हैं ना, तो यहाँ से साला सॉरी यहाँ से है जो बेमेसिया टेबेसाई व्हाइट फ्लाई है, यहाँ से इस रोग को ले जाकर इस रोग पे डाल देता है, यह पौधा भी रोगी हो जाता है। तो यह था बेमेसिया टेबेसाई। बेमेसिया टेबेसाई क्या करता है, बेमेसिया टेबेसाई का समान नाम होता है व्हाइट फ्लाई, जो विषाणु जनित रोगों के वाहक के रूप में कार्य करता है। यह रोग रोधी पौधे से संबंध स्वस्थ पौधे तक रोग फैलाता है। जो रोग रोधी पौधा होता है, रोगग्रस्त पौधा होता है, उससे स्वस्थ पौधे तक रोग को फैलाता है। आगे रोगिंग क्या है, तो रोगिंग क्या है, रोगिंग देखिए आप लोगों ने पढ़ा है, विभिन्न प्रकार की जो अवांछनीय खरपतवार होते हैं उनको निकालने की प्रक्रिया होती है। तो ऐसा ही है, तो उगाए जा रही फसलों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए अवांछनीय पौधे को निकालने की प्रक्रिया को रोगिंग कहा जाता है। ठीक है, उगाई जा रही फसलों की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए जो अवांछनीय पौधे होते हैं उनको निकालने की प्रक्रिया को ही रोगिंग कहा जाता है। आगे सेकेंडरी इन्फेक्शन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा 100% एग्जाम में आने वाला सेकेंडरी इन्फेक्शन। सेकेंडरी इन्फेक्शन को द्वितीयक संक्रमण बोला जाता है। यह क्या होता है, तो जब किसी एक पादप को पहली बार रोग लगता है, जब किसी पादप में पहली बार रोग लगता है तो उसे प्राइमरी इन्फेक्शन कहते हैं। ठीक है, जब कोई पादप होता है उसमें पहली बार जब रोग लगता है तो उसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। जैसे यह एक पौधा है, ठीक है, यह एक पौधा है और इधर भी बहुत सारे पौधे हैं, इधर भी बहुत सारे पौधे हैं। ठीक है, यह एक पौधा, इस पौधे में यदि पहली बार कोई रोग लगा इसको बोलते हैं प्राइमरी इन्फेक्शन। लेकिन यदि इसमें रोग लगने के बाद रोग का फैलाव इसमें हो गया, फिर इसमें से इसमें हो गया, फिर इसमें से इसमें हो गया, मतलब रोग लगने के बाद रोग फैल रहा है एक पौधे से, मतलब कुछ पौधे से दूसरे पौधे में, इसको बोलते हैं सेकेंडरी इन्फेक्शन। मतलब प्राइमरी इन्फेक्शन तो हो गया कि जब रोग पहली बार लगता है, और सेकेंडरी इन्फेक्शन हो गया कि रोग लगने के बाद रोग का फैलाव। ठीक है, जब किसी एक पादप के
पादप को पहली बार रोग लगता है तो उसको प्राइमरी इन्फेक्शन बोलते हैं। एक बार रोग लग जाने के बाद रोग का फैलाव सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है। रोग लग जाने के बाद रोग का फैलाव ही सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है। तो एक बार रोग लग जाने के बाद रोग का फैलाव ही सेकेंडरी इन्फेक्शन कहलाता है, जो रोग को बढ़ाने के लिए, जो मतलब रोग को बढ़ा देता है। आगे ईजे बटलर। ईजे बटलर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, पूछ सकते हैं ईजे बटलर के बारे में। ईजे बटलर क्या है? तो फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक है, फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इनका पूरा नाम एडविन जॉन बटलर होता है। ठीक है, देख लेते हैं थोड़ा सा ईजे बटलर के बारे में भी। बहुत मुख्य भूमिका दिया है इन्होंने डिजीज के बारे में। ठीक है, अपना जो प्लांट पैथोलॉजी इसमें मुख्य भूमिका इनका है, इनको इसीलिए इनका फादर भी बोला जाता है। तो इनका पूरा नाम एडविन जॉन बटलर है। एडविन जॉन बटलर है, इन्हें प्लांट पैथोलॉजी का फादर कहा जाता है। इनको क्या कहा जाता है? प्लांट पैथोलॉजी का फादर कहा जाता है। ठीक है, प्लांट पैथोलॉजी क्या होता है अभी मैं आगे आप लोगों को बताऊंगा। तो अभी इतना जान लीजिए कि इनका पूरा नाम एडविन जॉन बटलर है, इनको प्लांट पैथोलॉजी का फादर कहा जाता है। आगे कार्बेंडाजिम क्या है? तो कार्बेंडाजिम एक प्रकार का कवकनाशी है, फफूंदनाशी है, जो कि मैंने आपको पहले ही बताया था। क्या है? एक प्रकार का कवकनाशी या फफूंदनाशी है। तो कार्बेंडाजिम बेंजीमिडाजोल समूह का फफूंदनाशक है। ठीक है, बेंजीमिडाजोल समूह का फफूंदनाशक है। यह विभिन्न फसलों में होने वाली जो फफूंदनाशक रोग होती हैं उनको दूर करने में मदद करता है। तो कार्बेंडाजिम किस समूह से आता है? बेंजीमिडाजोल समूह से आता है। तो कार्बेंडाजिम बेंजीमिडाजोल समूह का एक फफूंदनाशक है। यह विभिन्न फसलों में होने वाले फफूंदनाशक रोग को दूर करता है। आगे खैरा। तो खैरा एक प्रकार का धान का रोग है जो कि जिंक की कमी से होता है। खैरा एक प्रकार का धान का रोग है जो कि जिंक की कमी से होने वाला रोग होता है। ठीक है, मतलब जिंक की कमी से होता है। आगे देखते हैं, आगे रोग चक्र क्या है। ठीक है, रोग चक्र क्या है? तो रोग चक्र जो होता है यह एक टर्म होता है। ठीक है, क्या है? एक प्रकार का टर्म होता है, प्रोसेस होता है, जो प्राकृतिक या संक्रमित रूप से फैलने वाले किसी बीमारी या रोग के विकास और फैलाव की प्रक्रिया को डिस्क्राइब करता है, समझाता है, बताता है। ठीक है, तो यह एक टर्म होता है जो प्राकृतिक या संक्रमित रूप से फैलने वाले किसी बीमारी या रोग के विकास और फैलाव की प्रक्रिया को डिस्क्राइब करता है, समझाता है, बताता है। ठीक है, यह एक सिस्टमिक प्रोसेस होता है जिसमें बीमारी किसी स्थिति से शुरू होती है और फिर विकास होता है, फिर परिस्पंदन होता है और फिर रोग का शुरुआत होता है। डिजीज साइकिल को समझना बड़ा महत्वपूर्ण होता है, खास करके कृषि और वानिकी के क्षेत्र में, तथा रोगी पदार्थों के विकास और फैलाव को नियंत्रित करने में भी ये मतलब बताता है कि कब हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कब रोग फैलता है, कैसे फैलता है, कहाँ से लगता है, कब लगता है, किस प्रकार से लगता है, इन सभी बातों के बारे में बताता है। ठीक है, आगे रस्ट। तो रस्ट क्या है? तो यह फंगस द्वारा होने वाला एक रोग होता है। इस रोग से प्रभावित पौधे कमजोर हो जाते हैं, उनकी उत्पादक कम रहती है। इसकी विशेषता है कि अपने जीवन में एक पौधे के अंदर और एक भाग बहुत छोटे स्पोर के रूप में पौधे के पत्ते पर दिखाई देता है। ठीक है, इटियोलॉजी की बात। इटियोलॉजी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। इटियोलॉजी क्या होता है? तो यह एक मेडिकल और साइंटिफिक टर्म होता है। इटियोलॉजी एक मेडिकल और साइंटिफिक टर्म होता है। इटियोलॉजी की देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है इटियोलॉजी भी। मैंने इसका फोटो नहीं लिया तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा, मैं यही से ही बता रहा हूँ। तो इटियोलॉजी क्या होता है? इटियोलॉजी जो है एक प्रकार का मेडिकल और साइंटिफिक टर्म होता है जो किसी बीमारी या रोग के उत्पन्न होने के कारण को बताता है। कोई भी रोग जो है वो किस कारण से हो रहा है, क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, उसको जो बताता है उसी को बोलते हैं इटियोलॉजी। हेतु की बोला था इसको हिंदी में, हेतु की। ठीक है, तो यह एक मेडिकल और साइंटिफिक टर्म होता है जो किसी बीमारी या रोग के उत्पन्न होने के कारण को बताता है। इसका मतलब होता है किसी बीमारी या समस्या के किस प्रकार के हेतु या कारण से भी विकसित होता है, मतलब किस कारण से रोग हो रहा है या किस कारण से विकसित हो रहा है। आगे बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट। तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट एक प्रकार का बैक्टीरिया के कारण होने वाला रोग है जो कि जेंथोमोनास ओराइजी के नाम कारण होता है। यह मुख्य रूप से धान के पौधों को प्रभावित करता है। यह धान के पत्तों पर संक्रमण करता है। इस रोग से पौधे के पत्तों पर धब्बे बन जाते हैं जो काला, भूरा या सफेद या लाल रंग के होते हैं। ठीक है, तो देखिए जो मैं जो बता रहा हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं प्लांट पैथोलॉजी क्या है। तो प्लांट पैथोलॉजी का फादर ईजे बटलर, एडविन जॉन बटलर उनका पूरा नाम है, जिसको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी बोला जाता है, मैंने बताया। तो प्लांट पैथोलॉजी होता है क्या? तो प्लांट पैथोलॉजी पौधों के रोगों और विकासों का अध्ययन है। पौधों में किस प्रकार से रोग लग रहा है, क्या क्या हो रहा है, पीछे प्रोसेस, उसका विकास कैसे हो रहा है, इसके बारे में हम अध्ययन करते हैं, उसको बोलते हैं प्लांट पैथोलॉजी। तो प्लांट पैथोलॉजी को पादप रोग विज्ञान या फाइटोपैथोलॉजी भी कहते हैं। ये एग्रीकल्चर की एक शाखा होती है जिसमें पौधों में होने वाली बीमारियों का अध्ययन किया जाता है। प्लांट पैथोलॉजी में रोगों के निदान ढूंढने के अलावा पौधे के स्वस्थ रखने के तरीकों का भी अध्ययन किया जाता है। आगे इंडेमिक डिजीज। तो इंडेमिक डिजीज क्या होता है? जब कोई रोग किसी
किसी भूभाग या विशेष क्षेत्र में प्रतिवर्ष सामान्य से उग्र रूप में उपस्थित होता है तो उसे इंडेमिक डिजीज कहते हैं। और एपिडेमिक डिजीज वे रोग होता है जो सामान्यतः एक व्यापक या विनाशकारी रूप में एक बहुत बड़े क्षेत्र की फसल पर कभी कभी अथवा असामयिक उत्पन्न होता है तथा फसलों को बहुत अधिक आर्थिक हानि पहुंचाता है। उसे पादप महामारी रोग कहा जाता है। ठीक है, पादप महामारी रोग यदि पूछ दिया, जैसे कोरोना आया था ना, बहुत बड़ा महामारी था, मतलब हर जगह फैल गया था, यह क्या हो गया, यह एपिडेमिक हो गया। किसी को मतलब कोई किसी एक गांव में कोई भी रोग बस फैल रहा है तो उसको बोलते हैं क्या, एंडेमिक डिजीज बोलते हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो मैं बता रहा हूँ सब समझ में आया होगा। आगे पैथोजेनेसिस, रोग जनन क्या होता है। रोग जनक अलग बात है, रोग जनन क्या होता है, तो कोई रोग किस तरीके से विकसित होता है, किस तरीके से लगता है, बढ़ता है और आदि बातों का अध्ययन ही पैथोजेनेसिस कराता है। और यही आप लोगों का आखिरी क्वेश्चन था। उम्मीद करते हैं हमने जो भी क्वेश्चन बताया 20, 21, 22 सब आपको समझ में आया होगा और अच्छा भी लगा होगा। यह वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। 40 लाइक आप लोगों का टारगेट है, आप 40 लाइक पहुंचाएंगे उसके बाद अगला वीडियो आएगा। और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।